पॉइंट आपको समझ में आ गया बेटा? ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है, ओके, ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखो, जब आप डिफरेंस लिखते हैं बेटा, जब आप डिफरेंस लिखते हैं तो आप लोगों ने अगर एक बार ही पढ़ा होगा, मेरे भेजने के बाद, मैंने आपको कल भेजा था, अगर मेरे भेजने के बाद एक बार भी आपने पढ़ा होगा तो आपने थोड़ा बहुत तो आपको याद होगा, और नहीं तो आज जाके आप लोग पढ़ना, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप लोग देखेंगे। देखो इसमें क्या होता है बेटा, जैसे कि मान लीजिए कि जब अपन लैब में बैठे हुए हैं, अगर मान लो कि अपन लैब में बैठे हुए हैं, तो जैसे पोटेशियम को टेस्ट करने का कुछ ना कुछ लैब मेथड होगा कि हम पता करना चाहते हैं कि बताओ कि इस सॉल्यूशन में पोटेशियम है कि नहीं, इस सॉल्यूशन में क्लोराइड है कि नहीं, इस सॉल्यूशन में सल्फेट है कि नहीं, इस सॉल्यूशन में अमोनियम है कि नहीं। तो हर केमिकल को चेक करने के लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है लैब के अंदर, है ना। तो जब हम देखते हैं कि हमने इस पोटाश एलम को जब हमने पानी में मिलाया, तो आप देखेंगे कि वहां पर अगर आप पोटेशियम आयन को चेक करेंगे तो पोटेशियम आयन भी मौजूद रहेगा। इसी तरीके से आप चेक करेंगे तो एल्युमिनियम आयन भी वहां पर पाया जाएगा, मतलब एल्युमिनियम आयन का टेस्ट करेंगे तो एल्युमिनियम आयन भी वहां पर, है ना, पाया जाएगा। उसी तरीके से सल्फेट आयन भी टेस्ट करेंगे तो सल्फेट आयन भी दिखेगा आपको। मतलब ये हुआ कि जो डबल सॉल्ट होते हैं वो जिस भी चीज से मिलकर बने हुए, जिस भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब है कि वो जिस चीज से मिलकर बना हुआ है, जैसे उसको पानी में मिलाएंगे तो वो सारे आयन उसमें मौजूद रहेंगे, है ना। उस सॉल्यूशन में सारे आयन का टेस्ट पॉसिबल होगा। लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मान लो कि पानी में डाल दोगे या एक्वा सॉल्यूशन में डाल दोगे और आप चेक करोगे कि देखो ये किससे बना है, कोबाल्ट है, यहाँ पर अमोनिया है ना, यहाँ पर क्लोराइड है। लेकिन जब आप चेक करोगे तो आपको सिर्फ वहां पर क्लोराइड आयन नजर आएगा, और ये इस ब्रैकेट के ऊपर जो मतलब ये पूरा का पूरा आयन जो है ये आयन नजर आएगा। तो आप क्या खोजने जा रहे हैं कि ये जिससे मिला है वो सारे आयन बन रहे हैं कि नहीं उस सॉल्यूशन के अंदर। तो आप पाएंगे कि नहीं, वहां पर आपको अमोनिया का कोई अंश नहीं मिलेगा, कोबाल्ट का कोई अंश नहीं मिलेगा, कोबाल्ट आयन वहां पर नहीं दिखेगा आपको, अमोनिया वहां पर आपको नहीं दिखेगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं एक्वस सॉल्यूशन में सारे के सारे टेस्ट पॉसिबल नहीं है। सारे के सारे टेस्ट का मतलब कि वो जिस चीज से मिलकर बना हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं है कि पानी में जाकर वो आपको सारी की सारी चीजें आपको मिल जाए। कुछ आयन वहां पर टूटते हैं लेकिन सारे के सारे आयन नहीं टूटते हैं। लेकिन इसको अगर पानी में आप मिलाएंगे तो इसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं पूरे के पूरे आयन आपको वहां पर देख सकते हैं, है ना, पूरे में वो डिसोसिएट हो जाता है। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब अपन इसको पानी में मिलाएंगे, है ना, तो याद रखना डबल सॉल्ट जो होते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज वही होती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वही, मतलब इसके जो आयन होते हैं उसी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरह ही होती है। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये तो पूरे नहीं टूटते आयन में, ठीक है ना। मतलब इसका ना तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मैच करता है और ना ही केमिकल प्रॉपर्टी, किससे, इनके आयनों से, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, मतलब आपको डिफरेंस लिखने के लिए आएगा तो यही 3-4 डिफरेंस है बेटा, है ना। एक चीज और याद रखेंगे कि इसमें कौन सा बॉन्ड पाया, आपको बोलेगा कि डबल सॉल्ट में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो आप बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आयोनिक बॉन्ड आपको दिखेगा। देखो K2SO4 में भी प्लस माइनस, Al2SO4 में भी प्लस माइनस, तो यहाँ पर सिर्फ कोवैलेंट आयोनिक बॉन्ड आपको दिखेगा। लेकिन यहाँ पर बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, याद रखेंगे। आयनिक बॉन्ड तो होता ही है, देखो प्लस माइनस तो है, आयनिक बॉन्ड के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ये भी डिफरेंस में आप लिख सकते हैं, है ना, कि इसमें सिर्फ आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड दोनों पाया जाता है। ठीक, तो यही 3-4 डिफरेंस है। और लास्ट डिफरेंस में अपन क्या, मतलब जब लास्ट में डिफरेंस के चौथे पॉइंट पे जाएंगे तो वहां पर लिख देंगे कि एग्जाम्पल, है ना, डबल सॉल्ट की तरफ 2-3 एग्जाम्पल लिख देंगे। और इसमें तो हजारों लिख सकते हैं क्योंकि पूरा चैप्टर इसी के बारे में पढ़ना है और बहुत सारे कंपाउंड आप इसके देखने वाले हैं। ठीक, तो ठीक है बेटा, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर का क्या नाम है। देखो इस चैप्टर को कुछ लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कुछ लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो याद रखना कि केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं वही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहलाती है। तो इस चैप्टर को अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कह सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए जो स्टार्ट में इस चैप्टर का स्टार्टिंग होता है वो कहाँ से होता है, एडिशन कंपाउंड से होता है। और एडिशन कंपाउंड के 2 टाइप होते हैं, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। आपने देखा कि डबल सॉल्ट क्या होता है, आपने देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ बेटा कुछ टर्म्स की, ठीक है। अब ये सारी बातें देखो, ये सब कभी एग्जाम में नहीं आता जो मैं अभी आपको बता रहा था। ये डेली लाइफ में आपसे कोई पूछ लेगा कि मतलब जैसे मोहर सॉल्ट है, ठीक है बेटा, मोहर सॉल्ट और मोहर सॉल्ट जो है और क्या बोलते हैं फिटकरी है ना, पोटाश एलम, ये सब जो है ना ये डेली लाइफ में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। डेली लाइफ का मतलब जैसे मान लो किसी रिश्तेदार के यहाँ गए है ना, वो बूढ़े कोई मिल गए आपको, वो आपको बोल देंगे क्या कहते हैं कि भैया केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो बोलोगे कि यस सर केमिस्ट्री तो पढ़ते हैं। तो किससे पढ़ते हो, तो आप बोलोगे कि अरे बहुत ही खतरनाक आदमी पढ़ाता है मुझे केमिस्ट्री। तो फिर आपसे पूछेगा अच्छा खतरनाक पढ़ाता है तो बताओ फिटकरी का फार्मूला क्या होता है। तो फिटकरी का फार्मूला आपसे पूछ लेगा तो आपसे बनेगा ही नहीं, है ना, मतलब आपको याद ही नहीं फार्मूला। तो फिर आप वो मुझे गाली देगा, है ना, कि आपको नहीं देगा मुझे देगा, ठीक है। तो उसी गाली से बचने के लिए मैंने आपको ये बता दिया, उसी गाली से बचने के लिए मैंने आपको ये बता दिया कि आइंदा आप इस पर कंफ्यूज ना हो, ठीक है बेटा। और बाकी जो इस चैप्टर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो अभी अपन देखेंगे, है ना, इस चैप्टर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं बेटा वो अभी अपन देखेंगे, ठीक है ना। और सबसे पहले अपन टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक, तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है ना। कुछ टर्मिनोलॉजी यूज किया जाएगा बार बार, हम उसकी बात करते हैं। जैसे कि देखिए K3FeCN6 है ना, मैंने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा है यहाँ पर K3FeCN6, ठीक है बेटा, है ना, ये लिखा मैंने यहाँ पर। अब इसमें किसको क्या बोलते हैं वो देखिए। सबसे पहले ये देखिए कि ये जो ब्रैकेट के अंदर की चीजें हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे, है ना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिख रहा है, इस स्क्वायर ब्रैकेट का नाम होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसका नाम होता है बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक। इसको अपन बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ऐसा नहीं कि इसमें गोल बना दोगे तभी इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मतलब इस ब्रैकेट वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। इसी तरीके से जो पार्ट ये बच गया बेटा, है ना, इसको अपन बोलते हैं बेटा आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर, है ना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आयोनाइजेशन स्फीयर कहलाता है, ठीक है बेटा, है ना। ये लिखने वाली बात है, आप लोग लिखेंगे इसको, याद रखना कि जो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की चीजें होती है उसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको बोलते हैं बेटा आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है बेटा। ये जो आपको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर दिखेगा इसको हम बोलते हैं बेटा लिगेंड। क्या बोलते हैं बेटा, लिगेंड बोलते हैं इसको, लीजेंड मत लिख देना, ये क्या है लिगेंड है। इसको अपन बोलते हैं हिंदी में संयुग्मी, है ना, या है ना, आप तो हिंदी में भी लिगेंड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसको बोलते हैं बेटा लिगेंड, और इसको बोलते हैं बेटा सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, या फिर कुछ लोग इसको सेंट्रल मेटल आयन भी कहते हैं, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। ये जो यहां पर लिखा होता है ना बेटा, ये 6 मतलब लिगेंड के नीचे जो लिखा होता है ना, इसको अपन बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बेटा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो टर्म्स यूज होती हैं उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, मुझे तो पूछा भी है पोटाश एलम का फार्मूला। देखो अभी अभी मैंने आपको बोला नहीं एग्जाम्पल, और मतलब देखो अभी एग्जाम्पल मिल गया। वैसे लड़कियों की तो ये आदत होती है बेटा कि आप कुछ भी बोलोगे ना कि मतलब तो वो तुरंत उनके पास एग्जाम्पल होता है, लेकिन देखो बिल्कुल एग्जाम्पल बिल्कुल सही एग्जाम्पल होगा इनका। ये मुझे तो पूछा भी है पोटाश एलम का फार्मूला। देखो इनसे पूछा भी था पोटाश एलम का फार्मूला किसी ने, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और ये तो ठीक है, ऐसे अगर आप इन जनरल पूछ लिया तो ठीक है, लेकिन खासकर भाई लड़के जो हो वो थोड़ा सतर्क रहो। कभी कभी क्या है ना कि भाई मान लो कि लड़की वाले देखने आए और बस एक क्वेश्चन पे अटका है तेरी और उसके बीच का रिलेशन, है ना, और सपोज करो यही पूछ लिया फिटकरी का फार्मूला, है ना, तो बस अगर नहीं बोला तो गए, समझ रहे हो ना, फिर शादी भी नहीं हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे थे, तो याद रखेंगे जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है ना उसको अपन बोलते हैं बेटा
कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है बेटा, ये होता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन, इसको बोलते हैं लिगेंड, और ये जो लिखा होता है ना नंबर, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जल्दी से आप एक बार नोट कर लीजिए इसको, इस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। इसमें अगर कुछ आपको समझना हो तो आपको एक बार फिर से मैसेज करना पड़ेगा, आप मतलब कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर इसमें कोई डाउट आ रहा हो तो जल्दी। प्रभात पूछ रहे हैं कि सर आपसे पूछा था क्या? तो भाई अगर मुझे देखने के लिए आएंगे और मुझसे पूछेंगे तो फिर केमिस्ट्री क्यों पूछेंगे, उनको पता है तो फिर तो सेलेक्ट ही हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, याद कर लो अर्पित, याद कर लोगे तो फायदे में रहोगे, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं केमिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जो कि है ना, जब भी मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग समझ जाना कि ये कहाँ पर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ना। ठीक है बेटा, तो ये आप लोग समझ गए कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर समझिए कि लिगेंड मतलब किसका क्या काम होता है वो अपन समझेंगे, या किसका क्या मतलब होता है वो अपन समझेंगे। अभी मैंने सिर्फ बताया कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा रहेगा उसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा रहेगा उसको अपन बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। ये जो यहाँ पर मेटल हमेशा रहेगा, जैसे कभी Fe है, कभी कोबाल्ट है, कभी निकल है, तो वो सब क्या कहलाएगा, सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है बेटा, यहाँ पर लिगेंड का जो नंबर यहाँ पर लिखा रहेगा उसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, बाद में समझेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर की मेन डेफिनेशन क्या होती है। ठीक, और ये पूरा था इसका टर्मिनोलॉजी। ठीक है बेटा, लेकिन आपके दिमाग में यहाँ पर आएगा कि सर क्या लेफ्ट साइड वाले को आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं, तो मैंने ऐसा नहीं बोला। जैसे कि एक कंपाउंड मैंने लिखा बेटा CrNH3 6 और Cl3 है ना, तो आप लोग ऐसा मत याद कर लेना कि लेफ्ट साइड वाले को आयन, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आप लोग समझ गए होंगे। ये क्या कहलाएगा, आयोनाइजेशन स्फीयर, ये क्या कहलाएगा, आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है बेटा, यहां पर लिगेंड क्या है, NH3 यहां पर क्या है बेटा, लिगेंड है। NH3 यहां पर क्या है बेटा, लिगेंड है। यहां पर Cr क्या है बेटा, सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम है, या फिर आयन भी लिख सकते हैं, सेंट्रल मेटल एटम या आयन है। और यहां पर 6 क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। 6 क्या है यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है बेटा, तो अब आप लोग को मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी, है ना, आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि लेफ्ट साइड वाले को याद कर लिया आयोनाइजेशन स्फीयर, राइट साइड वाले को याद कर लिया कोऑर्डिनेशन, तो ऐसा बिल्कुल याद मत करना। मैं आपको बोल रहा हूं कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, अच्छा क्यों इसका नाम ऐसा होता है, तो देखो भाई कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा, पानी में जाएगा, तो आयन में कहां से टूटता है, देखो यहीं से टूटता है ना, ये अलग हो जाता है और ये पूरा ब्रैकेट पर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज आ जाता है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि ये चूंकि यहीं से टूटता है इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। और चूंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पहचान किससे होती है, इसी स्क्वायर ब्रैकेट से होती है। आपको पता है कि स्क्वायर ब्रैकेट में कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा रहेगा तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट के कारण तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो इसीलिए वो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। मेरे ख्याल से अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहचानने में और किसको क्या बोलेंगे इस बात में। आप लोग मतलब शुरू हो जाते हैं यार कमेंट में, हो गया, बातें हो गई खत्म, बातें हो गई खत्म। मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन तैयार करके रखे हैं बेटा, लेकिन आज तक कोई पूछने ही नहीं आया। मैंने तो सारे क्वेश्चन तैयार करके रखे हैं, इसके लिए एक गाइड भी खरीदी थी मैंने, लेकिन आज तक कोई पूछने ही नहीं आया। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको सब कुछ आना चाहिए, उसके अलावा आपके पास किस्मत भी होनी चाहिए कि कोई पूछने आया आपसे। आगे बढ़ते हैं। खैर
यस, बोल रहे सेंट्रल मेटल पे हमेशा मेटल ही रहेगा। यस, वो हमेशा मेटल ही रहेगा बेटा, इसलिए तो बोल रहे सेंट्रल मेटल, उसको सेंट्रल मेटल पे हमेशा मेटल ही रहेगा, है ना, वहां पर दूसरा कुछ नहीं आ सकता। सेंट्रल मेटल पे हमेशा मेटल ही लिखाया जाएगा। देखो बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, अब अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। अब किसका क्या काम है ना, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में जा रहा हूँ थ्योरी पोर्शन पे, है ना। थ्योरी पोर्शन जितना भी मैं आपको भेज दूंगा सारा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको, अगर क्लास में होता तो मैं थ्योरी एक एक करके लिखवाता यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डायरेक्टली अपन कहाँ आ जाए, है ना। एक चीज देखो, एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है वो देखिए। मैं थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लूँ, इसका क्या क्वेश्चन आता है सीबीएसई बोर्ड में और एमपी बोर्ड में, दोनों का बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन आ रहा है, कमेंट में पूछ रहे हैं कि सर जो क्वेश्चन पढ़ते हैं वो एग्जाम में नहीं आते सर। अरे भाई, एग्जाम में नहीं आते वो तो ठीक है, मेरा तो एग्जाम ही नहीं ले रहा कोई। आप समझ नहीं रहे हो, मेरी प्रॉब्लम आप समझ नहीं रहे हो, मेरा तो कोई एग्जाम ही नहीं ले रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं पहले एमपी बोर्ड की बात कर रहा हूं। 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है बेटा। 4 मार्क्स का ये आएगा ब्लूप्रिंट के हिसाब से, और 4 मार्क्स में 2 मार्क्स का आईयूपीएससी नेम आता है। 2 मार्क्स का आईयूपीएससी नेम आता है, ठीक है बेटा। तो बहुत सारे लोग तो अभी से ही सदमे में आ गए होंगे कि सर आईयूपीएससी तो आज तक समझ में नहीं आया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला आईयूपीएससी यहाँ नहीं आएगा। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि K3FeCN6 इस टाइप से कोई 2 कंपाउंड दे देगा आपको, है ना, एक नंबर का 2, मतलब ये ऑब्जेक्टिव में नहीं गिना जाता, ये थ्योरी मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन में गिना जाता है। और लिख देगा राइट आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग, और 2 ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, है ना, और आपको उसका आईयूपीएससी लिखना। तो बहुत ही आसान, अभी समझेंगे, मतलब इस चैप्टर को जब भी खत्म होगा तो इस चैप्टर का जो सबसे बेस्ट चीज होगा वो यही होगा, आईयूपीएससी आपको आएगा समझ में, और ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो एक तो ये क्वेश्चन आता है, मतलब 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बेटा। कभी क्या करते हैं कि आधे नंबर के 4 दे देते हैं ऐसे, तो ठीक, मतलब 2 नंबर का ये आना है। सीबीएसई वाले भी यही करते हैं, सीबीएसई में भी ये क्वेश्चन आना तय है, ठीक। इसके अलावा जो 2 मार्क्स बचा बेटा, 2 मार्क्स का तो ये आ गया, जो 2 मार्क्स बचा, आप ये मान के चलो कि पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब खत्म हो जाएगा तो मुश्किल से छोटे 10 क्वेश्चन बचेंगे, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन होते हैं टोटल। अगर उन 10 क्वेश्चंस को आपने याद कर लिया या आपको वो समझ में आ गया वो सारे, तो आपके ये 2 मार्क्स फिक्स हैं, ठीक है। बहुत ही आसान, जैसे कि आपसे कभी पूछ लेगा कि व्हाट इज लिगेंड, व्हाट इज बाइडेंटेट लिगेंड, तो मतलब इसी प्रकार व्हाट इज ब्रिजिंग लिगेंड, तो छोटे 2 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको अपन तैयार कर लेंगे, उस अप्रोच से तैयार कर लेंगे जिससे कि अपना एग्जाम में ना छूटे, है ना। सीबीएसई और एमपी बोर्ड दोनों में इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी बॉन्डिंग का क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से सीबीएसई वाले, ठीक है। तो यही इसका पूरा सिलेबस है बेटा, है ना। तो 4 मार्क्स का आता है, उसमें से 2 मार्क्स तो आईयूपीएससी, तो मतलब इस चैप्टर का क्वेश्चन तो किसी से छूटता ही नहीं, सारे के सारे बच्चे ये चैप्टर करके आते हैं अच्छे से, ठीक। हम आ जाते हैं वापस, ठीक है बेटा। देखो अब, है ना, आज की क्लास में अपन यही समझने वाले हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में थोड़ा डिटेल में अपन समझने वाले हैं। तो एक चीज तो मैंने आपको बता दी किसको क्या बोलते हैं। आगे देखिए, जैसे कि यहां पर लिखा मैंने K3Fe, आप बोलोगे सर बार बार यही लिख रहे हो, कुछ और लिखो यार, तो देखो मैं दूसरा लिख देता हूं, CuNH3,4Cl2, ठीक है बेटा। ये मैंने लिख दिया CuNH3,4Cl2 लिख दिया, ठीक। अब नेमिंग तो अपन सीखेंगे, इसका नेमिंग तो क्या होगा ये तो अपन सीखेंगे इसका, लेकिन किसका क्या रोल होता है वो समझिए आप लोग। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि यहां पर आयोनिक बॉन्ड और प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों बनता है, लेकिन आप मुझे बताओ कि इसका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों पड़ा होगा। आयोनिक बॉन्ड बनाता है इसके कारण से इसका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो नहीं पड़ा, इसका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसलिए पड़ा क्योंकि इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, इसलिए इसका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पड़ा। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको ये बताना पड़ेगा यहां पर कि सर यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है। तो देखिए, आप मुझे बताओ कि ये जो लिगेंड है, जिसको आप लिगेंड बोला करते थे, लिगेंड का काम क्या होता है, लिगेंड का काम क्या होता है ना, डेफिनेशन भी यही है इसका, है ना। इसी को आप इंग्लिश में लिख देंगे कि व्हेन दिस, तो वो क्या कहलाएगा, लिगेंड कहलाएगा, इंग्लिश वाला लिगेंड कहलाएगा। लेकिन मैं आपको अपनी भाषा में बता रहा हूं कि लिगेंड का काम होता है लोन पेयर देने वाला, लिगेंड का काम होता है लोन पेयर देने वाला। क्योंकि आप लोगों को मैंने कल की क्लास में बताया था
कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनता है मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होगा, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की 2 कंडीशन होती है। कौन कौन सी कंडीशन बेटा? कौन कौन सी कंडीशन बेटा? एक तो लोन पेयर देने वाला होना चाहिए। तो इसका ये तय है, इसका ये मतलब ये पक्का है कि अगर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो ये या ये कोई ना कोई यहाँ पर लोन पेयर देने वाला जरूर होगा। तो याद रखेंगे लिगेंड का काम होता है लोन पेयर देना। याद रखेंगे ये लोन पेयर डोनर होता है। तो आप इंग्लिश में, चूंकि आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं और हिंदी मीडियम वाले भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, तो मुझे हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आती। मैं आपको सीधा सी बात एक बता रहा हूं कि जो लोन पेयर देगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, जो लोन पेयर देने वाला होता है उसको अपन बोलते हैं बेटा लिगेंड। आज के बाद से आप याद रखेंगे लिगेंड की पोजीशन कहां होती है? तो ये स्मॉल ब्रैकेट में लिखा होता है, ठीक है बेटा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल और मेटल के साथ जो रहता है उसको बोलते हैं लिगेंड। और लिगेंड का काम यहाँ पर क्या है? लोन पेयर डोनेट करने के लिए, मतलब यहाँ पर लोन। अब भाई बताओ कि कोई भी लिगेंड कब होगा? लिगेंड कब होगा? जब उसके पास भाई लोन पेयर डोनर तो तब होगा ना जब लोन पेयर होगा। अरे होगा तब तो देगा। आप सीधी सी बात याद रखो कि किसी के पास होगा तभी तो देगा। तो लोन पेयर इसके पास होना भी तो चाहिए देने के लिए। तो याद रखना लिगेंड हमेशा वही होते हैं जिनके पास लोन पेयर होते हैं देने के लिए। और आप लोग को अगर याद हो यह है अमोनिया। अमोनिया में N के पास लोन पेयर होता है। यहाँ पर देखिए एक अमोनिया में एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन एक लोन पेयर रखता है। तो 4 अमोनिया में 4 नाइट्रोजन 4 लोन पेयर। मतलब ये क्या हुआ कि ये 4 लोन पेयर डोनेट करने की क्षमता रखता है बेटा। ये कितने लोन पेयर डोनेट करने की क्षमता रखता है बेटा? 4 लोन पेयर डोनेट करने की क्षमता रखता है ना। तो अब तो बात हो गई, देने वाला आ गया, अब लेगा कौन? लेने वाला भी इसी में से कोई ना कोई होगा, ठीक है बेटा। लेने वाला भी इसी में से कोई ना कोई होगा। तो याद रखना बेटा, याद रखना ये जो सेंट्रल मेटल होता है बेटा, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, सेंट्रल मेटल जो होता है यहाँ पर एटम या आयन जो भी आप लिखे, ये यहाँ पर लोन पेयर एक्सेप्टर का काम करता है। ये किसका काम करता है बेटा? लोन पेयर एक्सेप्टर का काम करता है यहाँ पर, ठीक। याद रखेंगे ये लोन पेयर एक्सेप्टर का काम करता है यहाँ पर। ये पॉइंट याद हो जाएगा आपको। ये लोन पेयर एक्सेप्टर का काम करता है। मतलब देखो 2 लोग तैयार हो गए, ये देगा और ये लेगा। मतलब आपको चीजें क्या समझ में आई कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर की चीजों को बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 2 चीजें होती है, एक को बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन और दूसरे को बोलते हैं लिगेंड। लिगेंड का काम होता है लोन पेयर देना और सेंट्रल मेटल का काम होता है लोन पेयर एक्सेप्ट करना। तो लोन पेयर एक्सेप्ट करने के, जैसे मैंने बोला कि मैं भी ले लूंगा, लेकिन भाई जगह भी तो होने चाहिए, कमरे भी तो होने चाहिए खाली। कमरा किसको बोल रहे हैं? कल मैंने आपको बताया था ऑर्बिटल को बोल रहे हैं। ऑर्बिटल देखो पेयर जो होते हैं, पेयर को जब भी खाली चाहिए, खाली मतलब पूरा खाली, समझ रहे हो आप? खाली मतलब पूरा खाली। तो इसके पास अगर ये 4 लोन पेयर डोनेट करने आ रहा है तो इसके पास 4 कमरे खाली होना चाहिए, 4 कमरे खाली होना चाहिए। तो याद रखना कि ये जो सेंट्रल मेटल एटम होता है बेटा, जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट लेते हैं, है ना। जनरली जो होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स लेते हैं। जो सेंट्रल मेटल लेते हैं वो जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स लेते हैं। और आपको पता होना चाहिए बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की परिभाषा ही यही होती है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की परिभाषा ही यही होती है कि वे एलिमेंट्स जिनका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो, है ना। तो पार्शियली फिल्ड तो पहले से है ना। 1-2 आयन वो जैसे वो आयन बनेगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो उसके पास खाली जगह आ जाता है। और जैसे ही खाली जगह आ जाएगा तो लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए खाली, इसीलिए याद रखेंगे यहाँ पर मेटल लेते हैं। मेटल के पास चूंकि ये डी ब्लॉक का मेटल होता है और उसके पास खाली जगह होता है, और खाली जगह होता है मतलब खाली ऑर्बिटल होता है। कल मैंने आपको बताया था ना कि H था, H को हमने 1 इलेक्ट्रॉन खाली करवाया था, तो उसका जो S वाला ऑर्बिटल था वो पूरा खाली हो गया था। फिर NH3 ने अपना लोन पेयर जाके वहां पे डाल दिया था, तो वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया था। तो ये 4 लोन पेयर, इस वाले केस में 4 लोन पेयर डोनेट करेगा, तो 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए। बाद में जब अपन बॉन्डिंग देखेंगे तो और डिटेल में बताऊंगा कैसे 4 ऑर्बिटल खाली होते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि लिगेंड का काम होता है लोन पेयर डोनर और सेंट्रल मेटल का काम होता है लोन पेयर एक्सेप्टर। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी कॉमन सेंस हो और आप लोगों ने अगर 11th क्लास में थोड़ी सी भी आपने पढ़ी होगी, है ना, अच्छे टीचर से पढ़ी होगी, है ना, आप समझ ही रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो आपको ये जरूर बताया गया होगा कि जो लोन पेयर डोनर होता है बेटा, लोन पेयर डोनर को अपन बोलते हैं लुईस बेस। लोन पेयर डोनर को अपन बोलते हैं लुईस बेस और लोन पेयर एक्सेप्टर को बोलते हैं लुईस एसिड। तो अगर कोई कहीं पर ऑब्जेक्टिव में लिखा हो कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल को कहीं पर लुईस एसिड लिख दिया हो, तो आप लोग कंफ्यूज करेंगे क्या? नहीं, ये तो लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है क्योंकि एक्सेप्टर का काम कर रहा है।
इसी तरीके से जो लिगेंड होते हैं वो लुईस बेस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोन पेयर डोनर का काम करता है। मेरे ख्याल से सारी बातें क्लियर है। अगर यहाँ तक की बातें क्लियर है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए और फिर अपन और आगे देखते हैं। देखो भैया, एक चीज मैं क्लियर बता रहा हूँ, आपने अभी तक केमिस्ट्री का जो भी चैप्टर पढ़ा है ना, सबसे आसान चैप्टर ये है। और जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा ना बेटा, तो कोई आपसे पूछेगा केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर सबसे अच्छे से आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं कि सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही आसान है और बच्चों के लिए बहुत आसान है। ठीक, इसलिए मैं बेसिक पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, बिना कुछ ज़्यादा है ना आगे बढ़े हुए, ज़्यादा जल्दीबाजी अपन नहीं दिखाते रहे हैं, है ना। आराम से छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये छोटी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी तो नोमेनक्लेचर आपका क्लियर हो जाएगा। और नोमेनक्लेचर अगर क्लियर हो जाएगा तो 2 मार्क्स पक्के हो गए। और जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो अपने को पता है कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है बेटा, तो उस पर अपन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, क्लियर है? बहुत सारे लोगों के कमेंट आ गए। अब देखो भाई, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है बेटा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भी कुछ टाइप होते हैं क्या, है ना। तो टाइप तो आप सामने में देख रहे हैं, जैसे कि आपने देखा कि कहीं पर लिखा हुआ था K3FeCN6, कहीं पर आपने देखा कि लिखा हुआ था CrNH36Cl3। तो इस दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। आप मुझे बताओ, कुछ भी हो जाए, पोटेशियम पर तो प्लस चार्ज होता है, ये दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, पोटेशियम पर प्लस चार्ज होता है। ठीक है बेटा, तो पोटेशियम पर प्लस चार्ज आएगा, और चूंकि तीन पोटेशियम है तो यहां पर 3 पोटेशियम लिख देंगे, और प्लस इस ब्रैकेट के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, FeCN6, और ब्रैकेट के ऊपर -3 चार्ज आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर माइनस चार्ज आता है। कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें कोऑर्डिनेट स्फीयर का मतलब क्या हुआ कि जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। और कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे हैं बेटा, जैसे कि ये वाला, कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें आप मुझे बताओ कि ये जो आपको क्लोरीन दिख रहा है, क्लोरीन पे आपने कभी प्लस चार्ज देखा है क्या? क्लोरीन पे कभी प्लस चार्ज नहीं देखा, इसका मतलब क्लोरीन पे -1 चार्ज आएगा। 3 क्लोरीन है तो यहाँ पर 3 लगा देंगे, है ना। और अगर यहाँ पर 3 माइनस चार्ज है तो यहाँ पर +3 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे हैं जिसको जब अपन ब्रेक करेंगे, जिसको अपन एक्वस सॉल्यूशन में ले जाएंगे, तो उसमें स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। और कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे हैं जिसको अपन पानी में मिलाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन में ले जाएंगे, तो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है ना। आप बोलोगे सर ये तो आपने मन से कर दिया, आपका मन करता तो आप यहाँ पर प्लस चार्ज लिख देते, मुझे क्या पता, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कहाँ पर प्लस कहाँ। तो भैया देखो, थोड़ा सा कॉमन सेंस आप रखो कि भाई पोटेशियम पे कभी माइनस चार्ज नहीं होता है, पोटेशियम मेटल होता है, तो पोटेशियम पे कभी माइनस चार्ज नहीं। आप बोलो सर Fe भी तो मेटल होता है, तो आपने इस पर माइनस कैसे लिख दिया? तो बेटा ये Fe पर माइनस नहीं, इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर माइनस है ना, ब्रैकेट के ऊपर माइनस है, इसका मतलब ये नहीं कि Fe के ऊपर माइनस है। तो ये बिल्कुल आप निश्चित रहें कि स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर माइनस है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि Fe के ऊपर माइनस है, लेकिन पोटेशियम के ऊपर कभी माइनस नहीं हो सकता। तो ये चीज पक्का है कि पोटेशियम के ऊपर यहाँ पर प्लस है तो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर माइनस आएगा। यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज, क्लोरीन के ऊपर यहाँ पर प्लस आएगा ही नहीं, क्लोरीन के ऊपर माइनस आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे होते हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो याद रखेंगे कि इस प्रकार के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अपन बोलते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स। याद रखना, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एनायनिक कॉम्प्लेक्स या एनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। इसको अपन बोलते हैं बेटा एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायन का मतलब होता है बेटा नेगेटिव चार्ज वाला, आपको पता है एनायन, कैटायन एनायन पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, और इसको अपन बोलते हैं बेटा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। आप बोलोगे सर आपने बिना देखे कैसे बता दिया? जब इसको तोड़ेंगे तब जाके कैटायन बनेगा ना,
तो आप इसको क्यों बोल रहे हो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स? तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये आपको मन ही मन सोचना पड़ेगा कि जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर क्या आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है, मतलब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है बेटा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। इसको मन ही मन ब्रेक करेंगे, आप सोचेंगे कि जब इसको तोड़ेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा, मतलब ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दो टाइप होते हैं क्या, नहीं 3 टाइप होते हैं। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आपने देख लिया, एनायनिक कॉम्प्लेक्स आपने देख लिया, एक और होता है बेटा जिसको अपन बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। इसको अपन बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, जैसे कि NiCO4 देखेंगे ध्यान से, NiCO4, ठीक है बेटा, इस पर ना तो प्लस चार्ज है ना ही माइनस चार्ज है, ये न्यूट्रल होता है, इसको अपन बोलते हैं बेटा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कुछ कॉम्प्लेक्स आपको है ना देख लेना बेटा, स्पेलिंग थोड़ा है ना, न्यूट्रल कैसा होता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है बेटा। तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है बेटा, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स और ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इस पॉइंट को कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 3 प्रकार यहां पर आपने देखे। कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप ऐसे देखेंगे जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता है, कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप ऐसा देखेंगे जिसमें एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है, और कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो बेटा कैसा होता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर है? जल्दी से नोट करिए, नोट करो और आप कमेंट करके बताइए जल्दी भाई, फास्ट। मैं कुछ ज़्यादा स्लो तो नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा, आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं, जल्दी से कमेंट करिए भाई, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। चूँकि लोकेशन नहीं है, आप देख रहे हैं कि लोकेशन नहीं है यहाँ पर, मैं मस्त बोर्ड भी अच्छी लोकेशन पे हमने लगाया हुआ है, और बैठने की भी सुविधा है मुझे, जैसे मैं क्लास में बैठा करता था। यस, मीत पूछ रहे हैं कि सर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर यदि प्लस चार्ज होगा तो वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कोई चार्ज नहीं होगा तो वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। है ना। और जब भी जितनी बार भी मैं बोलता हूँ, कितना रिक्वेस्ट करके हाथ पैर पकड़ के बोलता हूँ कि बेटा कमेंट कर दो, कमेंट कर दो, फिर भी जो 52 लोग देख रहे हैं उसमें से आधे लोग कमेंट करेंगे और आधे लोग समझते हैं कि अरे ठीक है ना, आगे वाले बाराती जो है वो तो कमेंट कर ही रहे हैं, हम तो पीछे वाले हैं। तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सबको ही कमेंट करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा सा अपन नोमेनक्लेचर की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा सा अपन नोमेनक्लेचर की तरफ धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक की जो बातें थी मैंने एक बार थोड़ा सा और रिवीजन कर लें कि एडिशन कंपाउंड की बात करी। एडिशन कंपाउंड में ये बात करी कि जब 2 कंपाउंड आपस में मिलकर कंपाउंड बनाएंगे तो वो एडिशन कंपाउंड कहलाएंगे। एडिशन कंपाउंड के 2 टाइप होते हैं, एडिशन कंपाउंड के 2 टाइप होते हैं। एडिशन कंपाउंड के 2 टाइप में कौन कौन से, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको अपन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी बोलते हैं, है ना। आपने देखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड किसको बोलते हैं, सेंट्रल मेटल किसको बोलते हैं, आयोनिक स्पेयर किसको बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्पेयर किसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर किसको बोलते हैं, लिगेंड किसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं। तो ये सारी बातें आपने सीख ली। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ धीरे धीरे अपन नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। आज तो पॉसिबल नहीं नोमेनक्लेचर करना क्योंकि मेरी कंटिन्यूअसली 3 क्लास है ना, बैक टू बैक। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स होते हैं बेटा, है ना। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह उतने रूल्स नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत रूल्स यहाँ पर भी हैं। कैसे कैसे रूल्स? तो जैसे कि आज मैं आपको मात्र एक नोमेनक्लेचर बताऊंगा। आज मैं आपको सिर्फ एक नोमेनक्लेचर बताऊंगा बेटा, और उसका नाम है वही K3Fe। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बार बार यही एग्जाम्पल लिया। मान लीजिए कि इसका IUPAC नेम लिखने के लिए आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ लिया, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। आपसे कोई IUPAC नेम पूछ लेगा तो आप इसको कैसे लिखेंगे वो देखिए। सबसे पहला रूल होता है बेटा, द नेम ऑफ कैटायन इज रिटेन फर्स्ट फॉलोड बाय द नेम ऑफ एनायन। हिंदी में बता दूं, पहले धनायन का नाम लिखते हैं और फिर ऋणायन का नाम लिखते हैं, ठीक। रूल नंबर 1 क्या है, पहले कैटायन का नाम लिखते हैं और फिर एनायन का नाम लिखते हैं, ठीक है बेटा। तो याद रखेंगे इसमें कैटायन कौन है बेटा, आप सभी को पता है कि इसमें पोटेशियम पर प्लस चार्ज है और इस ब्रैकेट के ऊपर माइनस चार्ज है। तो पहले किसका नाम लिख देंगे बेटा, पोटेशियम। पहले क्या लिख देंगे बेटा, पोटेशियम, ठीक। याद रखना पोटेशियम को ट्राई पोटेशियम मत लिख देना, है ना। जो आयोनाइजेशन स्पेयर में चीजें लिखी होती हैं उसमें हम डाई ट्राई का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ क्या लिख देंगे, पोटेशियम लिख देंगे। जैसे आपको यहाँ पर पोटेशियम लिख रहा है तो मैंने लिख दिया बेटा पोटेशियम, ठीक। ओके ओके। एक इधर से एक और एग्जांपल ले लेते हैं दूसरा। जैसे कि मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ लिया कि
NH3 Cl3। आपसे किसी ने ये नाम पूछ लिया, तो देखो इधर तो ये पहला नाम इधर चल रहा है, दूसरा नाम इधर चल रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि पहले कैटायन का नाम लिखते हैं फिर एनायन का नाम लिखते हैं। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो कैटायन है वो तो स्क्वायर ब्रैकेट है ना बेटा। यहाँ पर जो कैटायन है वो क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर कैटायन है। मतलब कि इस वाले क्वेश्चन में पहले हमने पोटेशियम लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट का नाम बाद में लिखेंगे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में पहले स्क्वायर ब्रैकेट का ही नाम लिखा जाएगा और फिर जाके क्लोराइड लिख देंगे, ठीक है। लेकिन बात ये यहाँ पर नहीं रुकेगी। अब अपन बात करेंगे रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 में अपन ये पढ़ते हैं कि अगर आपको कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट का नाम लिखना हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखना हो, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम कैसे लिखते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम कैसे लिखते हैं, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखते टाइम सबसे पहले दिमाग में बैठा लो, मैं आपको क्या बता रहा हूं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखते टाइम सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, है ना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं बेटा, लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो लिगेंड यहां पर क्या है बेटा, लिगेंड यहां पर क्या है, CN। लिगेंड क्या है, CN। यहां पर अच्छा इसमें बात करें, अगर मैं इस वाले कंपाउंड की बात करूं तो ये तो तय हो गया कि इसमें पहले स्क्वायर ब्रैकेट का ही नाम लिखा जाएगा, इसमें पहले स्क्वायर ब्रैकेट का ही नाम लिखा जाएगा। अगर इसमें पहले स्क्वायर ब्रैकेट का ही नाम लिखा जाएगा तो मैंने आपको क्या सिखाया, पहले किसका नाम लिखते हैं बेटा, पहले लिखते हैं अपन स्क्वायर ब्रैकेट में लिगेंड का नाम। तो लिगेंड क्या है यहाँ पर, अमोनिया। तो याद रखना बेटा, थोड़ा सा आपको यहाँ पर मशक्कत करनी पड़ेगी। यहाँ पर इसको अमोनिया ना बोल करके लिगेंड के अलग अलग नाम होते हैं बेटा, है ना, आपको ये याद करना पड़ेगा। यहाँ पर इसको अपन बोलते हैं बेटा एमीन। क्या बोलते हैं, एमीन। एमीन की स्पेलिंग यहाँ पर AMM होती है। एक और एमीन पढ़ेंगे जब अपन एमीन चैप्टर, तो वहां पर AMINE लिखते हैं, यहाँ पर AMMINE लिखते हैं, है ना। इसको अपन बोलते हैं बेटा एमीन। और यहाँ पर CN जो होता है बेटा, CN पर जो चार्ज होता है ना, NH3 पर कोई चार्ज नहीं होता, याद रखना, लेकिन CN पर एक माइनस चार्ज होता है और इसको अपन लिखते हैं, है ना, ये है तो साइनाइड, है ना, ये है तो साइनाइड बेटा, लेकिन इसका जो नाम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, साइनो लिखते हैं। याद रखेंगे इसका नाम क्या लिखेंगे बेटा, साइनो लिखेंगे। आप लोग समझ गए, है ना। बार बार मैं इसी बात को समझाऊंगा, अभी 10 बार समझाऊंगा कि NH3 का मतलब होता है एमीन। NH3 का मतलब क्या होता है बेटा, एमीन। यहाँ पर Cn माइनस पर कौन सा चार्ज है भाई, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इसका नाम, ओरिजिनल नाम क्या है, साइनाइड। ओरिजिनल नाम क्या है बेटा, साइनाइड। तो इसको अपन लिखते हैं साइनो। क्यों लिखते हैं, अब अगली क्लास में और डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में ज्यादा डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए कि इस वाले क्वेश्चन में पहले हमें किसका नाम लिखना है, कैटायन। कैटायन का मतलब इस ब्रैकेट का नाम पहले लिखना है। ब्रैकेट का मतलब कि पहले हमें लिगेंड का नाम लिखते हैं, और लिगेंड क्या है, एमीन। और कितने हैं यहाँ पर ये लिखेंगे, 6 है, तो इसको लिखेंगे बेटा हेक्सा एमीन। ठीक है बेटा, इसको क्या लिखेंगे, मैंने आपको बोला था, जैसे कि आप बोलोगे सर इसको ट्राई पोटेशियम क्यों नहीं लिखा, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आयोनाइजेशन स्फीयर में ये कितना भी हो, 3, तो वो ट्राई नहीं लिखेंगे। लेकिन जो अंदर लिगेंड है, तो लिगेंड में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो उसको आपको लिखना पड़ेगा हेक्सा एमीन। ठीक है बेटा, हेक्सा एमीन। और फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पर मेटल का नाम लिखेंगे। तो मेटल का नाम लिखेंगे क्या हो जाएगा, मेटल का नाम हो जाएगा बेटा क्रोमियम। मेटल का नाम क्या हो जाएगा बेटा, क्रोमियम। क्रोमियम में एक छोटा सा ब्रैकेट लगा देंगे, इसको है ना, स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे। और उसके बाद देखो इसका नाम कंप्लीट हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट का नाम कंप्लीट। लास्ट में क्या लिख देंगे बेटा, क्लोराइड। लास्ट में क्या लिख देंगे, क्लोराइड। यही इसका नाम है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर है ना, इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जस्ट बताऊंगा अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए। इसका नाम कैसे लिखा मैंने, सबसे पहले क्या सोचा कि जो कैटायन होता है, कैटायन क्या है, जो पहले लिखा हुआ वही कैटायन है, तो हेक्सा एमीन क्रोमियम, हेक्सा एमीन क्रोमियम ब्रैकेट और क्लोराइड। ठीक, अब ये ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूं, तो ब्रैकेट के अंदर बेटा हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। और आप 11th क्लास में वापस चलिए, और 11th क्लास में आपने पढ़ा था ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको हम क्या मान लेते हैं बेटा, एक्स मान लेते हैं प्लस। उसको हम क्या मान लेते हैं बेटा, एक्स मान लेते हैं प्लस। अमोनिया पर कोई चार्ज है क्या, नहीं, 0 चार्ज है, तो 0 × 6। ये क्लोराइड पर -1 चार्ज होता है, तो प्लस -1 × 3 बराबर क्या कर देंगे 0। तो यहाँ पर x बराबर 3 आ जाएगा, तो रोमन लेटर में 3 यहाँ लिख दो, रोमन लेटर में लिखेंगे, याद रखना। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, x 0 -3 उस साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो x बराबर 3 आ गया। तो इसका कोऑर्डिनेशन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो हेक्सा एमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड। आप लोग कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो बहुत टफ है, इतने सारे क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 50 से ऊपर क्वेश्चन तो मैं क्लास में करवा दूंगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। ठीक, इतने सारे क्वेश्चन करेंगे कि ये तो उड़ जाएगा, इसमें आपको कोई डाउट ही नहीं आएगा कि सर नोमेनक्लेचर आ गया तो क्या करेंगे। ठीक है, तो उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत कीजिए। पहले दूसरे क्वेश्चन है, इससे थोड़ा सा डाउट आ सकता है, मेरे ख्याल से वो भी नहीं आना चाहिए, है ना। मैंने आपको क्या बोला, पहले अपन स्क्वायर ब्रैकेट का नाम लिखते टाइम में पहले अपन
लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो लिगेंड NH3 है, NH3 को क्या बोलेंगे, एमीन बोलेंगे। और कितने NH3 है, 6, तो हेक्सा एमीन बोल देंगे। हेक्सा एमीन दूसरे नंबर पे किसका नाम लिखते हैं बेटा, मेटल का नाम लिखते हैं, तो हेक्सा एमीन क्रोमियम 3 और क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो इस वाले पे आ जाते हैं। इस वाले ने पहले कैटायन का नाम लिखा तो पोटेशियम। अब हमें स्क्वायर ब्रैकेट का नाम लिखना है। स्क्वायर ब्रैकेट का नाम लिखना है बेटा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेक्सा, है ना। स्क्वायर ब्रैकेट में पहले लिगेंड का नाम, तो हेक्सा साइनो, आप लोग समझ गए होंगे, हेक्सा साइनो। ठीक है बेटा, अब एक चीज देखो, यहां पर Fe को क्या बोलते हैं बेटा, आयरन बोलते हैं। लेकिन याद रखेंगे कि अगर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, मतलब इस ब्रैकेट के ऊपर माइनस चार्ज है, इस ब्रैकेट के ऊपर माइनस चार्ज तो नहीं था, इस वाले ब्रैकेट के ऊपर माइनस चार्ज था, तो याद रखना कि जब भी ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो मेटल का नाम थोड़ा सा बदल जाएगा और वो क्या हो जाएगा, तो 8Te लगा देंगे, उसके नाम में क्या लगा देंगे बेटा, 8 लगा देंगे, 8 लगा देंगे। मतलब आयरन को बोलेंगे फेरेट, आपको पता है आयरन का दूसरा नाम फेरस भी होता है, तो फेरेट बोल देंगे आयरन को। लेड को बोल देंगे प्लम्बेट, मर्क्यूरी को बोल देंगे मर्क्यूरेट, एल्यूमिनियम को बोल देंगे एल्यूमिनेट। इसी तरीके से सारे मेटल का नाम बदल जाएगा। मेटल का नाम कब बदलेगा, अगर क्रोमियम है तो क्रोमेट, पोटेशियम, पोटेशियम नहीं आएगा, है ना, क्रोमियम को क्या बोल देंगे, क्रोमेट, निकल है तो निकलेट, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट। यहां पर तो हमने नहीं बदला, क्रोमियम को क्रोमेट कहां लिखा, यहां पर नहीं बदला। क्यों नहीं बदला, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर प्लस चार्ज था। स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जब प्लस चार्ज होगा तो मेटल का नाम एज इट इज आएगा। लेकिन अगर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो मेटल के नाम के लास्ट में 8 लगा देते हैं। तो आयरन को आयरनेट ना बोल करके क्या बोलते हैं बेटा, फेरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरेट बोलते हैं। और लास्ट में क्या लिख देंगे बेटा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। ठीक, लास्ट में क्या लिख देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। आप सभी जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है बेटा, तो देखो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, हमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, एक्स मान लेंगे। आप सभी को पता है पोटेशियम का 1 होता है, 1 × 3 + x, प्लस साइनाइड का -1 होता है, देखो लिखा हुआ है -1 × 6 बराबर 0 होती है। यहाँ पर भी x बराबर क्या आ गया बेटा, 3 आ गया। आप लोग निकाल के देख लो, तो रोमन लेटर में 3 लिख देंगे। बस यही नोमेनक्लेचर है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो अपन बहुत सारे क्वेश्चन इसके करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो अभी के लिए आप लोग इसको देख लीजिए, कमेंट कर दीजिए, है ना। आज की क्लास आपको कैसा लगा, जल्दी से अटेंडेंस ही बना लीजिए, है ना। और फिर अपन अगली क्लास में इसको और कंटिन्यू करेंगे, मजा आ जाएगा, है ना। आग लगा देंगे अपन। बेटा जल्दी से बता दो, ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगी नहीं, ये दोनों थोड़ा थोड़ा समझ में आया, जल्दी से बता दो, कमेंट कर दो भाई जल्दी से। चलिए आ गया।